नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में और वीरेंद्र जी रहेंगे आपके साथ इस शो में। और इस शो में प्रकाश गाबर से राजेश पालवे जी हमारे साथ पिछले शो से बने हुए हैं। निर्मल बैंक के विकास सालुंखे जी और सेंट्रम फिनसर्व के नीलेश जैन भी अपने टॉप ट्रेड्स बताएंगे। इसके बाद मार्केट आउटलुक पर चर्चा के लिए एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO मनीष संथोलिया जी से बातचीत होगी। साथ ही कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर एंड CIO कुर्मी चड्ढा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे खास बात करेंगे आज के सेशन में। लेकर आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी जस का तस। निफ्टी में अब तो प्रेशर गहराता हुआ 24,128 का हमने इंट्राडे लो हिट किया, 80 अंक नीचे। बैंक निफ्टी फ्लैट आपको 30 अंक नीचे कारोबार करता हुआ नजर आएगा, जो कि ब्रेथ हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि सुधरती हुई अब वो भी अब फिर से गड़बड़ा रही है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव अभी भी ठीक है, लेकिन ओवरऑल अभी मार्केट प्रेशर में ही नजर आ रहा है। वीरेंद्र जी, बिल्कुल प्रेशर में है, लैक ऑफ मोमेंटम है ना। कोई खबर, कोई मोमेंटम परसिस्ट कर ही नहीं रहा है। यहाँ पर दो लिस्टिंग है, याद रखिएगा आज सनशाइन पिक्चर्स के आपके स्क्रीन पर करीब करीब 9% ऊपर इशू प्राइस जो था उसके अगेंस्ट, और दूसरा है शंकेश ज्वेलर्स अच्छा कर रहे हैं आज की तारीख में 9% अप अगेंस्ट आई थिंक जो इशू प्राइस है उसके अगेंस्ट। तो ये दो लिस्टिंग एटलीस्ट आज इन्वेस्टर्स को कुछ देखी गई, IPO इन्वेस्टर्स को। खैर चलिए अब एक काम करते हैं, मेहमानों से बातचीत करते हैं। राजेश पालवे जी, प्रकाश गाबासर पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, और विकास सालुंखे और नीलेश जैन जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर। आप सभी को नमस्कार। नीलेश, गुड मॉर्निंग, आपकी दो कॉल्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए खरीदारी पर फोकस है, दोनों बाय साइड पर ही ट्रेड है मेरे साइड से। सबसे पहले ग्लेनमार्क फार्मा में खरीदारी करने की सलाह है। सेटअप काफी अच्छा है क्योंकि काउंटर अपने सारी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और यहाँ पर एक अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन हमने बनता हुआ देखा है। तो एक फॉलोअप में हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ग्लेनमार्क फार्मा के फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। सितंबर के फ्यूचर्स जो फिलहाल और 2428 के आसपास चल रहे हैं उसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। यहाँ पर इमीडिएट टारगेट 2460 और सेकंड टारगेट 2500 का ध्यान में रख के चलना होगा, और स्टॉप लॉस रखना होगा 2380 का। वहीं जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है रियलिटी स्पेस में से लोधा का सेटअप ही अच्छा है। एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है आता हुआ, और सितंबर फ्यूचर्स लोधा के खरीदने की सलाह होगी जो 1240 1242 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। यहाँ पर ऊपरी सर पर इमीडिएट टारगेट 1260 का होगा, उसके बाद 1280 के सेकंड टारगेट को ध्यान में रखते हुए लोधा के सितंबर फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 1225 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा। लोधा डेवलपर्स और ग्लेनमार्क फार्मा हमारा स्पॉटलाइट भी है आज, अच्छा करता हुआ ये पर्टिकुलर काउंटर। नीलेश जी की पिक होगी 2। विकास जी, गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग श्रेया जी। देखो ओवरऑल सेटअप मुझे लगता है थोड़ा वोलेटाइल देखने मिल सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मुझे टाइटन यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक दायरे में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है टाइटन में वापस 5470 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। नीचे में इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलेगा वो है 4990 का, तो टाइटन में बाय कीजिए। 5470 के टारगेट के लिए 4990 का स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने मिल सकता है। दूसरा बाय कॉल रहेगा श्रीराम फाइनेंस, जहां पे एक फ्लैटिश ट्रेडिंग चल रहा था लास्ट कुछ दिनों में। मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन अभी भी इसमें देखने मिल रहा है 1100 और 1090 के आसपास का। तो श्रीराम फाइनेंस को बाय करना है यहाँ पे 1090 के स्टॉप लॉस से 1180 के टारगेट। ओके, श्रीराम फाइनेंस। राजेश पालवे जी, आपकी दो ट्रेड। वीरेंद्र जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है केन्स टेक्नोलॉजी। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉक में एक सस्टेन अपमूव देखने को मिला, और स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी अब सरपास किया है। तो वीकली डेली चार्ट पे स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, और हमें लगता है कि जिस तरीके के सेटअप है ये स्टॉक 4200 4250 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो 4250 के टारगेट के लिए केन्स टेक्नोलॉजी फ्यूचर सितंबर फ्यूचर बाय करने की सलाह। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 3940 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है पॉलिसी बाजार। ये स्टॉक में भी देखें तो स्टॉक में अपने हाईएस्ट पॉइंट की तरफ ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, और हमें लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, और 1840 1850 ये 2 टारगेट के लिए बाय करने की सलाह। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 1775 के आसपास। ओके,
पॉलिसी बाजार आपकी बाय कॉल्स में। प्रकाश काबा सर, आपकी कॉल क्या रहेंगी दो इस वक्त की? मेरा ध्यान है केन्स टेक्नोलॉजी ट्रेड कर रहा है 3978 पर। मेरे ख्याल से एक ब्रेकआउट मिला है। एक अनार 100 अच्छा बीमार। बेस प्रकाश सर, एक अनार 100 बीमार। करेक्ट। केन्स में रुमाल डाल चुके हैं Stop राजेश trade। पालवी जी? कोई बात। हम लेंगे स्टॉक इंडस टावर ट्रेड कर रहा है 282 पर। अच्छा बेस बना हुआ है। स्टॉप लगाएंगे करीब 378 पर, करीब ₹4 का स्टॉप है। टारगेट होगा 390। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी 1:2 है फेवर में। उसके बाद हम स्टॉक लगाएंगे LIC, जो आपने आइडेंटिफाई किया था। ट्रेड कर रहा है 425। स्टॉप लगाएंगे करीब 422 का, सिर्फ ₹3 का। टारगेट होगा 432 LIC। बिल्कुल, इस बात का ख्याल रखना पड़ता है ना प्रकाश सर की किसी की कॉल रिपीट ना हो जाए। बिल्कुल। चक्कर क्या है, गिन चुन के 10 ट्रेड तो है ही आज की तारीख में, और 10 में से भी एक आधा ओवरटेक हो जाए तो फिर दूसरा आदमी कहता है यार मेरा कॉल ले लिया। क्यों राजेश पालवे जी, मनी मन तो आप मुझे बोल रहे थे ना, ले इतने में नहीं केस नहीं, कॉल दी अच्छा फिर था प्रकाश कि ने। नहीं नहीं, गाबा जी ने भी उसको इंडोर्स किया तो अच्छा ही है। उसे कहते हैं कन्विक्शन, है ना। केन्स टेक वाकई, Thank और you। याद रखिए केन्स टेक फर्स्ट टाइम सिंस दिसंबर 25, मैं इसको रीड ही कर रहा था अभी, फर्स्ट टाइम सिंस दिसंबर 25 इज गोइंग टू क्रॉस और गोइंग टू स्ट्राइक, क्रॉस नहीं, मैं अपने शब्दों को आपस में तो स्ट्राइक 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये बड़ा एक एवरेज को अगर आप देखें स्ट्राइक करता हुआ। MCX लेके आइए, मैं थोड़ा सा गोल्ड में इंटरेस्टेड हो जाए साथ मेरा प्लीज़ MCX गोल्ड लेके आइएगा। MCX करीब के 3284 पे कि कल्याण में वो मूव आया। कल्याण जो है अब 0.2% ऊपर 618.25 पे। देन टाइटन भी सुबह सुबह याद रखिएगा प्रिपेयर्ड था 5076 पे अच्छा करता हुआ। गोल्ड MCX थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है 162,875 पर। ये नीलेश, गोल्ड और गोल्ड से संबंधित सभी स्पेस, चाहे वो गोल्ड NBFCs हों, ज्वेलरी कंपनियां हों, गोल्ड इटसेल्फ हो, या फिर गोल्ड का एक्सपोजर रखने वाले बैंक्स हों, सबसे कंस्ट्रक्टिव व्यू कहाँ पर है आपका इस वक्त? तो वीरेन जी देखिए, गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी में मुथूट फाइनेंस का सेटअप काफी स्ट्रांग है। हालांकि आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग हम जरूर देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों में लगातार एक तरफा हमने स्ट्रांग अपटिक देखा था। एक मेजर ब्रेकआउट भी हमें आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर थोड़ा और करेक्शन होता है, काउंटर 3170 3160 के आसपास आता है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड और भी फेवरेबल हो जाएंगे यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए। ऊपरी स्तरों पर 3250 से 3300 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। नियर टर्म में मुथूट फाइनेंस को लॉन्ग करने की सलाह होगी। गिरावट पर 3070 का स्टॉप लॉस होगा, और थोड़ा सा पोजीशन लिहाज से देखें तो सेटअप काफी स्ट्रांग है। उसके अलावा अगर हम मनप्पुरम फाइनेंस का भी सेटअप देखें तो वो भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। ऊपरी स्तरों पर 75 380 लेवल देखने को मिलता है। एंड लास्टली टाइटन, इसका सेटअप हम ऑलरेडी देख रहे हैं, काफी अच्छा सेक्युलर अपट्रेंड में काउंटर ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर भी अगर थोड़ी करेक्शन मिलती है 5000 के आसपास की, तब उसे ऐड करके चल सकते हैं 4900 के स्टॉप लॉस से। 5200 तक की अपसाइड नियर टर्म में हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चलिए, तो यहाँ पे टाइटन पे और गोल्ड से संबंधित सभी कंपनियों पे बातचीत भी हो गई। चलिए अब आज के बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी पे फोकस करते हैं। श्री मनीष सुंथोरिया, CIO MK इन्वेस्टमेंट्स के हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। वाकई लग रहा था कि इस अर्निंग सीजन के बाद शायद हमको एक अच्छा, एक क्लियर विजन मिलेगा कि बाजार किस तरफ जा रहा है, किसको पिक करना है, किसको अवॉइड करना है। बट एक बार फिर से वही, अगर आप देखें तो क्रूड की चिंताएं, US मार्केट, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, यील्ड, ये सब कुछ हम पे हावी है। अब लेट्स सी, आई मीन US ने जिस तरीके से सैंक्शंस की बात की है, लगाए हैं, उस पर ईरान कैसे रिट्रीट करता है, आने वाले 10 दिन में क्रूड क्या करता है, क्या लग रहा है मनीष जी आपको ये ट्रबल्ड फेस से हमें आने में, बाहर निकल के आने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, ऐसा है कि जो अर्निंग सीजन है वो तो बहुत ही अच्छे हैं। मतलब लास्ट 2 साल के जो अर्निंग्स है, मतलब बेस्ट अर्निंग्स है लास्ट 2 साल के। प्रॉब्लम क्या है निफ्टी की कंपोजिशन में, कि जो बैंकिंग स्पेस है, जो IT स्पेस है, वो 40% इंडेक्स को ऑक्युपाई करता है, और हमारी सबकी निफ्टी 50 ही बेंचमार्क देखने की आदत है। बट अगर आप देखें कि जो आउटसाइड निफ्टी 50 है, वहां पर इतना मंदी का माहौल नहीं है। आप अगर निफ्टी मिड कैप की देखें तो वहाँ अर्निंग्स ग्रोथ भी मतलब Q1 में तो 25-26% की है। स्मॉल कैप में देखें तो 30-32% की अर्निंग्स ग्रोथ है। और निफ्टी 500 की भी देखें तो
बेसिकली 15% की अर्निंग्स ग्रोथ है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी 50 इज नॉट द राइट बैरोमीटर कि बुलिश है मार्केट की बेरिश है मार्केट। मेरे हिसाब से निफ्टी 50 जब तक ये इंडेक्स का कॉम्पोजिशन या फिर जब तक बैंकिंग सेक्टर पूरे हिसाब से चले नहीं, तब तक आपको ग्रीन निफ्टी 50 में बहुत लिमिटेड रूप में देखने को मिलेगा। और जो ब्रॉडर मार्केट जहां ग्रोथ है वहां पर तो अच्छी खासी तेजी है। सो मेरे हिसाब से ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ठीक नहीं है निफ्टी 50 का। रही बात क्रूड की, तो ऑब्वियसली $90 मेरे हिसाब से लक्ष्मण रेखा है। $90 के अगर ऊपर गया क्रूड तो वो इंडिया के लिए एक हेडविंड डेफिनेटली क्रिएट करेगा, और $90 के नीचे रहा तो डेफिनेटली इंडिया के लिए न्यूट्रल है, मतलब पॉजिटिव ही बता सकते हैं कि 90, हम तो $120 भी देख के आ चुके हैं। सो $90 है। और दूसरा है आपका जो FCNR भी है, वो अब $70 बिलियन हो गया, तो उसका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट में डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिव। हमारी यील्ड्स भी गिरी गए हैं, 10 ईयर G-Sec यील्ड्स भी देखे तो अब डाउन है। बट RBI उसको कितना सिस्टम में लिक्विडिटी रहने देता है, या CRR बढ़ा देता है, या ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है, वो देखने वाली बात होगी। सो ये सब मूविंग पार्ट्स है। आज की डेट में इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव है नहीं। इंडिया की वेटेज भी आपकी जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है उसमें वेटेज भी थोड़ी बहुत बढ़ रही है। तो मोटा मोटा मतलब मंदी का माहौल दिखता तो नहीं। यहाँ निफ्टी 50 आपको जरूर रेड टिक दिखा रहा है, मतलब वो 3 साल से वही रेंज में है, 24,200 से लेके 24,600। बट आउटसाइड निफ्टी अच्छा खासा एक्शन है। जी हाँ, इसमें कोई राय नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं खुद इनफैक्ट मनीष जी बहुत सारे फंड हाउसेस के मिड कैप स्मॉल कैप फंड की रिटर्न्स को देख रहा था, 1 साल की 6 महीने की बेहद शानदार थी। अच्छा, मिड कैप में भी कुछ थीम्स, स्मॉल कैप में कुछ थीम्स मनीष जी जो कि अच्छा पैसा कमा के देने को तैयार है। आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कहाँ पर है मिड कैप में और स्मॉल कैप में इस वक्त? देखिए, जो 4-5 एरियाज है जहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, ये दूसरी बात है कि आप उसमें कौन से स्टॉक्स में वैल्यूएशन कंफर्ट लाते हैं। बट वही आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी, जहां भी टेक्नोलॉजी का फोकस है, जैसे कि आपकी डेटा सेंटर, AI, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड मतलब डिफेंस, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, एनर्जी ट्रांजिशन की पूरी वैल्यू चेन, हेल्थ केयर, ये सब सेक्टर्स में मेरे हिसाब से नेक्स्ट 3 से 5 साल तक बहुत अच्छी खासी तेजी रहेगी। प्लेटफॉर्म कंपनीज अगर आप देखें तो वहाँ भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो नंबर्स आए हैं काफ़ी बेहतरीन है, और पूरी तरह ग्रोथ को पूरी तरह फैक्टर इन नहीं हो रहा है, मतलब जो जिस हिसाब से ग्रोथ आई है वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। बहुत सारी स्पेसेस थीम्स बताई आपने, डेटा सेंटर, AI, सेमीकंडक्टर, एनर्जी ट्रांसमिशन, प्लेटफॉर्म, ये सारी स्पेसेस थीम्स पर हमारी नजर रहेंगी। लेकिन सर, अब क्या IT स्पेस को लेकर जो डिबेट चल रही थी, AI वर्सेस ट्रेडिशनल IT जॉब्स, क्या अब उसको डिबेट को कंक्लूड करने का वक्त आ चुका है? क्योंकि अभी TCS ने जो फिर से हाल फिलहाल में एक्विजिशन किया है, AI को लेकर सारी कंपनियां अग्रसर होकर कामकाज कर रहे हैं, मिड कैप IT स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म भी किया है। अब ये एक्विजिशंस, AI को लेकर ट्रांजिशन, इन सबको देखते हुए अब IT स्पेस पर क्या व्यू बन रहा है सर आपका? IT स्पेस बहुत अच्छा खासा करेक्शन हो चुका था और वो थोड़ा सा रिकूप कर रहा है। पर जो बिजनेस मॉडल है इंडियन IT सर्विसेज की, टाइम एंड मटेरियल बिजनेस मॉडल, वो मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में थोड़ी सी आउटकम बेस्ड प्राइसिंग एज अपोज टू टाइम एंड मटेरियल प्राइसिंग यहाँ पर मूव हो जाएंगी। और जो मिडिल मैनेजमेंट है, मतलब अगर आप पूरे वर्कफोर्स को देखें इंडियन IT सर्विसेज कंपनीज में, टॉप लेयर जो हैं वो तो रीस्किल हो सकते हैं, स्ट्रैटेजी एंड ऑल ऑफ दैट में आ जाएंगे। जो फ्रेशर्स हैं वो वैसे भी फ्रेशर्स हैं, उनको AI के लेवल में ट्रेन किया जा सकता है। पर जो मिडिल मैनेजमेंट है वो मेरे हिसाब से रीस्किल में काफ़ी कठिनाई होगी। सो यहाँ पर एक रिडंडेंसी AI के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी। और ये जो जितनी बड़ी कंपनी होगी, जितना बड़ा वर्कफोर्स है और जितना बड़ा मिडिल मैनेजमेंट है, वो थोड़ा सा रिडंडेंसी होगा इंडियन IT सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेक्नोलॉजी तो रहेगी, मतलब AI तो कहीं नहीं जाने वाला। AI तो और भी डीपर लेवल ऑफ पेनिट्रेशन होगा। अगर आपको ग्रोथ एक्सेलरेट करना है तो आपको AI की कंपनीज अक्वायर करनी पड़ेगी। यूज्ड केसेस में इंडिया का
प्लेइंग फील्ड डेफिनेटली आएगा। जैसे कि हमेशा हम एक नई टेक्नोलॉजी में देखते हैं, जब इंडिया में फिजिकल एआई के लेयर में अभी तो बस शुरुआत हो रही है, 1.5 गीगावाट हमारी डेटा सेंटर्स है, 10 गीगावाट की टारगेट है 2030 में। सेकंड, एलएलएम्स, वहां पर इंडिया के अभी फ्रंटियर लैब्स, फ्रंटियर एलएलएम्स में कोई प्ले नहीं है, बट जब यूज्ड केसेस आ जाएंगी, प्रोप्राइटरी एंटरप्राइज डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज्ड केसेस होंगी, तो इंडियन की आईटी कंपनी डेफिनेटली रेलेवेंट रहेगी, लाइक इन द पास्ट ऑल्सो। सो इंडियन आईटी सर्विसेज को राइट ऑफ नहीं किया जा सकता है, बट वैल्यूएशन काफी कुछ अट्रैक्टिव हो चुके हैं। यहाँ से अडेप्टेबिलिटी, पिक एंड चूज, स्मॉलर जो कंपनीज होंगी वो ज्यादा निम्बल होंगी और अडेप्ट कर सकेंगी, एज अपोज टू वेरी लार्ज कंपनीज जिनकी बहुत बड़ी लार्ज वर्कफोर्स है। उनको रीट्रेन पूरे वर्कफोर्स को करना मेरे हिसाब से काफी डिफिकल्ट होगा। वो थोड़े स्लो मूविंग रहेंगे एज अपोज टू जो स्मॉलर कंपनीज हैं, वहां पर निम्बलनेस रहेगी और अडेप्टेबिलिटी बेटर रहेगी। तो आईटी पैक को लेकर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच इन्वेस्टर्स को अपनाना चाहिए, ठीक है, आपने मनीष जी बता दिया। अच्छा, थोड़ी देर पहले हम ओवरऑल मार्केट की बात कर रहे थे। जब भी ऐसा सिचुएशन आता है सर, जियोपॉलिटिकल टेंशन, हमने कमोडिटी में एक बड़ा इजाफा देखा। गोल्ड एंड सिल्वर फिर से तेज़ हैं और अपने पीक के आसपास बने हुए हैं। मेटल्स अच्छा कर रहे हैं। प्रेशियस मेटल्स क्या सर और यहाँ से आगे चलने को तैयार हैं, और उसको देखते हुए क्या पोर्टफोलियो में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर गोल्ड एंड सिल्वर की तरफ जाना चाहिए? आपका क्या मानना है? देखिए, मेरा तो यही मानना है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से किसी की पोर्टफोलियो में 10% प्रेशियस मेटल्स का एलोकेशन हमेशा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप गोल्ड की भी रिटर्न्स लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम में देखें, मतलब मैं शॉर्ट टर्म की नहीं बात कर रहा हूँ, 9 से 10% या 8 से 9% कैगर रिटर्न्स आपको गोल्ड किसी भी एनवायरनमेंट में दिया है लॉन्ग पीरियड पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ तो हम देखें कि बेसिकली आपके जो करेक्शन है $5,600 से करेक्ट होके गोल्ड के लेवल्स में $4,000 तक अच्छी खासी करेक्शन हो गई है। ये सिमिलरली चांदी में भी करेक्शन हो चुकी है। तो अब तो यही मानना है कि इन स्पाइट ऑफ यूएस में जो भी रेट रिडक्शन की बात हो रही है, तो बॉन्ड मार्केट तो वहां पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट वेरी सून वो प्रीवियस हाइज को भी क्रॉस कर चुके, 30 ईयर बॉन्ड पेपर आउट देयर। तो ऐसा ही है कि रुपी तो ये डॉलर तो डेप्रिशिएट होता लग रहा है, और अगर डॉलर डेप्रिशिएट होता है तो ऑब्वियसली एवरीथिंग विच इज पेग्ड टू द डॉलर, जितने भी कमोडिटीज हैं, मेटल्स हैं, प्रेशियस मेटल्स हैं, ऑयल है, सबके रियलाइजेशन में इजाफा होगा। और यही हम देख रहे हैं कि डॉलर डेप्रिसिएशन के कारण ही सब प्रेशियस मेटल्स में अपमूव है, और $40 ट्रिलियन की डेट हो चुकी है यूएस की, ये भी एक वरीसम फैक्टर है। तो डॉलर प्रेशर पर, डॉलर अगर प्रेशर में होगा तो मेरे हिसाब से तो गोल्ड एंड सिल्वर यहाँ से भी अप्रिशिएट, इनफैक्ट द सेम अप्लाइज फॉर इवन एल्यूमिनियम एंड कॉपर एंड सब भी बेस मेटल्स, इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी तेजी बननी चाहिए। अच्छा मनीष जी, आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पर, जिस स्पेस से आप और हम सब प्रभावित होते हैं, ये ब्रोकरेजेस पर आपका व्यू क्या है? इस स्पेस में जहाँ पे पिछले 1 साल से हर बार कुछ ना कुछ इश्यूज हुआ है, फिर कैश आया, उसके बाद थोड़ी ऑप्शन ट्रेडिंग से लोगों का मन जो है वो थोड़ा सा पीछे भी हटा है, वीकली एक्सपायरीज का जाना, अभी क्या लग रहा है? जो प्राइस डैमेज हुआ है तमाम ब्रोकरेजेस में, अब पूरे इस स्पेस को कैसे देखना चाहिए? यू हैव एक्सचेंजेस, ब्रोकरेजेस, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, क्या रीडिंग है आपकी इस स्पेस पे? देखिए, तो मेरा तो यही मानना है कि ट्रांजैक्शन बेस्ड कैपिटल मार्केट प्लेस थोड़ी सी हेडविंडेड रहेगी एज अपोज टू एन्युटी प्लेस। और इसके बिहाइंड रीजन यही है कि लास्ट 2-3 साल में हमने देखा भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की काफी कंसर्न रही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का काफी पैसा एफएनओ में लग रहा है। 70,000 करोड़ लास्ट 1 ईयर में, उसके पिछले साल 1 लाख करोड़। तो कहीं ना कहीं एफएनओ में एक हिंड्रेंस लाने की पूरी व्यवस्था कर रही है सरकार की। छोटे निवेशकों का पैसा एल्गो ट्रेडिंग या एफआईएस के खाते में एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में ट्रांसफर बेवजह हो रहा है। तो हम तो ये भी जानते हैं कि जितनी भी ब्रोकिंग कंपनीज है या एक्सचेंजेस हैं, उनकी 90-95% जो वॉल्यूम्स होती है वो एफएनओ में होती है। और अगर एफएनओ को ही आप कर्व करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन बेस्ड वॉल्यूम्स आने वाले दिनों में तो कम होना चाहिए। जो भी रिस्ट्रिक्शंस, अभी तो हम बैंक गारंटी वाली रिस्ट्रिक्शंस अभी तो हमको 1 जनवरी से देखने को मिलेगी, वो एक एडिशनल रिस्ट्रिक्शन है, कहाँ तक आप एक्सपोजर ले सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो
ट्रांजैक्शन बेस्ड, मतलब ब्रोकरेजेस तो बेसिकली ट्रांजैक्शन बेस्ड है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्सचेंजेस, रेगुलेटर्स की सबकी फोकस है कि कैश मार्केट में वॉल्यूम बढ़नी चाहिए, और कैश मार्केट में वॉल्यूम तो 10% होती है टोटल वॉल्यूम की। सो ब्रोकरेजेस मेरे हिसाब से उतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं है। और यहाँ पर जितनी भी प्लेटफॉर्म बेस्ड ब्रोकरेजेस है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे एज अपोज टू फिजिकल, जो फिजिकल प्लस डिजिटल है, क्योंकि उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर फिजिकल का ज़्यादा रहता है एज अपोज टू डिजिटल। सो ये एक बाइफिकेशन है। बट जितनी भी एन्युटी बेस्ड मॉडल्स हैं, जैसे कि एएमसीज हो गई, जो आईपीओज की फ्लरी हम देख रहे हैं, आरटीएज हो गई, डिपॉजिटरीज, अभी एनएससी की आईपीओ आएगी, वो तो एक बिग बैंग लिस्टिंग होगी, तो वहां पर डिपॉजिटरी अकाउंट्स और खुलेंगे। तो डिपॉजिटरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें मीडियम टर्म, नॉट इमीडिएटली शॉर्ट टर्म, ये सब थोड़ी सी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में। टोटल वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पर तो अभी वेल्थ क्रिएशन तो बस शुरुआत ही हो रही है इंडिया में, और अभी तो बहुत लंबी जर्नी है। तो जितनी भी वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब बहुत ज्यादा टेलविंड में है, और नॉट जस्ट नियर टर्म, मतलब 3 साल, 5 साल, 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एन्युटी बेस्ड कैपिटल मार्केट प्लेस में बहुत अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट होगा। नियर टर्म में ब्रोकरेज, जो ट्रांजैक्शन बेस्ड कैपिटल मार्केट प्लेस है, वो थोड़ी सी हेडविंडेड है। ठीक है, समझ गए कैपिटल मार्केट स्पेस को लेकर आपकी राय। बहुत शुक्रिया मनीष जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हैव अ वेरी गुड डे टू यू। लाइकवाइज, थैंक यू। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ मार्केट टेक्निकल्स पर चर्चा करने के लिए कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर एंड CIO गुरमीत चड्ढा जी जुड़ रहे हैं। गुरमीत जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और मार्केट में गुड मॉर्निंग वाली फीलिंग तो नहीं आ रही, प्रेशर में आज भी सर, और $92 के आसपास क्रूड बना हुआ है। निफ्टी सॉन्क नीचे, बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा था सुबह पर टिक नहीं पा रहा। कल का सेशन देखा आपने, आज का सेशन देखा, और इतने अभी भी मनीष जी से वही चर्चा हो रही थी। क्या लग रहा है सर मार्केट को देखते हुए? एक आध महीने दिवाली तक काफ़ी पॉजिटिव थे बहुत सारे एक्सपर्ट्स, दिवाली तक हमें अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में। अब आपकी क्या राय बन रही है? फ्रेश व्यू क्या होगा आपका मार्केट पर? गुड मॉर्निंग श्रेया। आई थिंक आज मंथली एक्सपायरी भी है तो थोड़ा जल्दबाजी होगा कमेंट करना, बट मैं एग्री करता हूँ कि पिछले 8-10 दिनों में वापस से एक थोड़ा सा सेंटिमेंट बोलूंगा, बाकी तो कुछ फंडामेंटली तो चेंज नहीं हुआ है, सेंटिमेंट थोड़ा सा फिर चेंज हुआ है। और थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा सरप्राइज लग रहा है लार्ज कैप स्पेस पे, क्योंकि अच्छे मैक्रो इंडिकेटर्स के बावजूद, अच्छी अर्निंग्स के बावजूद, आप देखिए कार सेल्स देखिए, ऑटो नंबर्स बहुत अच्छे हैं। मैंने अभी पावर और स्टील का और कमोडिटी का ऑफटेक देखा, तो इकोनॉमिक मोमेंटम अच्छा है। इनफैक्ट Q1 जीडीपी का जो आंकड़ा है वो पॉजिटिव साइड पे सरप्राइज भी कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और बैंक क्रेडिट ग्रोथ 17-18% ग्रोथ पे है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग जरूर है, बट आई थिंक ये एफआईएस की पोजीशनिंग है, और सूनर और लेटर बाजार फंडामेंटल्स को रिकॉग्नाइज करेगा। तो थोड़ा पेशेंस टेस्ट हो रहा है इन्वेस्टर्स का, और बाजार ही करता है हमेशा। और इस बार थोड़ा पीरियड लंबा हो गया है, 2-2.5 साल का हो गया है, बट इवेंचुअली अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, और बाजार अच्छी स्टॉक पिकर्स को रिवॉर्ड कर रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल्स हो, ऑटो हो, एनर्जी हो, डिफेंस हो, केमिकल हो, हर सेक्टर में विनर्स हैं। आईटी सेक्टर सर्विसेज में भी, मिड कैप आईटी में आप देखिए कितने विनर्स हैं। तो आई थिंक कुछ समय तक और स्टॉक पिकर्स मार्केट रहेगा, बट मेरा ये मानना है, और ये मैंने पहले भी बोला है, सेकेंड हाफ इस साल का काफी बेहतर होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि बाजार रिवॉर्ड करेगा जो 2-2.5 साल का जिन भी इन्वेस्टर्स ने पेशेंस दिखाया है। ठीक है सर, उम्मीद की किरण तो आपके बातों से लग रही है। अच्छा, टेलीकॉम स्पेसेस में वोडाफोन आइडिया अगर आप देखें आज 4% ऊपर है सर, वायदा का गेनर बना हुआ है, लेकिन भारतीय एयरटेल चलने का नाम नहीं ले रहा अच्छी खबरों के बावजूद। टेलीकॉम स्पेस में अब क्या वोडाफोन आइडिया एक अच्छा बेट हो सकता है? मैं तो नहीं बेट करूंगा वोडाफोन आइडिया पे, क्योंकि अभी भी नेगेटिव नेटवर्क है, 2.25-2.5 लाख करोड़ का डेट है, और आरपू में सिग्निफिकेंट जंप आना पड़ेगा वोडाफोन को वापस वायबल होने के लिए। प्लस और कैपिटल इन्फ्यूजन चाहिए, टेलीकॉम बहुत ही कैपेक्स इंटेंसिव है,
आज 5G है, अभी उसको 5G का उन्होंने रोल आउट शुरू किया है और 6G के हम उस पे हैं। तो मुझे लगता है एक और कैपिटल इन्फ्यूजन चाहिए। हाँ, एज़ अ गोइंग एंटिटी रहेगी, शायद एक जो डर था कि वोडाफोन ये ड्यूओपोली हो जाएगा क्योंकि टेलीकॉम सेंसिटिव सेक्टर है, वो मुझे लगता है नहीं होगा क्योंकि अब गवर्नमेंट का 48-49% स्टेक है। बट शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक भारती बेटर बेट है और जब जियो का आईपीओ आएगा और ज़रूर मुझे लगता है इसी साल में आना चाहिए, तो एक री-रेटिंग इवेंट हो सकता है क्योंकि जियो का वैल्यूएशन $110-120 बिलियन बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है। भारती आपको 100-105 पे अवेलेबल है। अभी उन्होंने मिनिमम रिचार्ज भी बंद किया है, तो मुझे लगता है आरपू में आपको इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर में थोड़ा और जंप देखने को मिलेगा। शायद अगले 2 क्वार्टर में ₹300 के आसपास दिखेगा। भारती एयरटेल अफ्रीका बिज़नेस में मोनेटाइजेशन हो रहा है, वो भी बिज़नेस काफ़ी स्टेबल है। एंटरप्राइज़, मोबिलिटी सारा बिज़नेस अच्छा कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आज एक वन ऑफ द बेस्ट लार्ज कैप है इंडेक्स में। अगर आपके कोर पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तो हम तो कोई भी वीकनेस आएगी तो भारती में ऐड करेंगे। ठीक है, टेलीकॉम स्पेस पर ये आपकी राय। अच्छा गुरमीत जी, कल एक खबर आई थी इंडियन होटल्स को लेकर, ये ओरिएंटल होटल्स को मर्ज कर रहे हैं अपने साथ। अब ये होटल स्पेस को लेकर क्या आपकी राय बन रही है? जिस तरीके से हमने उतार चढ़ाव काफ़ी देखा है स्पेस में भी, स्टॉक्स में भी, और इस मर्जर को लेकर आपका क्या नज़रिया है? हमारे पोर्टफोलियो में इंडियन होटल्स है, पुरानी होल्डिंग है, तो सिर्फ और अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है और मुझे लगता है ये प्रीमियम कंजम्पशन का बहुत अच्छा प्ले है। पुनीत जी के आने के बाद कैपिटल एलोकेशन बहुत टाइट हुआ है। आप ओन वर्सेस मैनेज कीज का अगर रेशियो देखेंगे, मॉडल थोड़ा एसेट लाइट हुआ है और बहुत ज़्यादा फोकस जो है रेनोवेशन और रीडेवलपमेंट पे भी है प्रॉपर्टीज की। तो मुझे लगता है कि प्योर कंजम्पशन प्ले है। हमें न्यू एज बिजनेसेस हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है, ज्यादा बेटर प्ले लगते हैं कंजम्पशन के, चाहे वो क्विक कॉमर्स है, चाहे वो यूपीआई रिलेटेड प्लेस है जैसे पेटीएम है, चाहे B2B मार्केट प्लेस है, जीरो प्लेटफॉर्म डिस्काउंट वाली मीशो है, हमें ये प्लेस ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप लेंसकार्ट देखिए, आईपीओ के बाद ने कितना अच्छा किया है, बहुत अच्छी यूनिट इकोनॉमिक्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे न्यू एज बिजनेस में अगले 1-1.5 साल में आपको मैसिव चेंज दिखेगा प्रॉफिटेबिलिटी में और यहाँ पे ग्रोथ है 30-40% की। तो हम कंजम्पशन को ऑटो और न्यू एज बिजनेस से प्ले करना पसंद करेंगे। इंडियन होटल्स है हमारे पोर्टफोलियो में, बट हम और एडिशन नहीं कर रहे। अच्छा गुरमीत, एक प्रश्न मैं पूछूंगा आपसे। गोल्ड को कुछ समय के लिए प्ले करने के लिए कोई खास स्टॉक जो कि आप लोगों ने मार्क किया हो, यस इसको कुछ समय के लिए पोर्टफोलियो रखेंगे, इट्स टाइटन? हमने तो वीरू जी गोल्ड ETF ही ले लिया था $4,000 पे, जब गोल्ड आया था। मुझे बेस्ट वे टू प्ले दिस अनसर्टेनिटी इज गोल्ड। और आप देखिए जो यूएस ट्रेजरी अब करने की कोशिश कर रहा है, आप आर्टिफिशियली बॉन्ड यील्ड्स को सप्रेस नहीं कर सकते। बॉन्ड मार्केट कंसर्न्ड है, यूएस की डेट को लेके कंसर्न्ड है, राइजिंग इन्फ्लेशन को लेके कंसर्न्ड है। तो कोर मुद्दा एड्रेस होना पड़ेगा और जितना हम इसको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, बायबैक 2 बिलियन का 4 बिलियन कर देंगे, ऑपरेशन ट्विस्ट करेंगे, शॉर्ट टर्म पेपर बेचेंगे, लॉन्ग टर्म खरीदेंगे, गोल्ड और पॉजिटिव उसको रिएक्ट करेगा क्योंकि गोल्ड इन चीजों को सेंस करता है। और मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं। हाँ, गोल्ड बेस्ड एनबीएफसीज है हमारे पास पोर्टफोलियो में, वो एक प्ले हो सकता है, बट हम ज्वेलरी नेम्स नहीं है पोर्टफोलियो में। वो मुझे लगता है कि उस बिजनेस में वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड है और अगर फेस्टिव सीजन के आसपास अगर हमें लगा कि ट्रेंड्स देख के कि कंजम्पशन पैटर्न बदल रहा है, मूवमेंट अच्छी है, तो हम शायद लें। बट ऐसे जैसे मैंने बोला, मैं कंजम्पशन को ऑटो और न्यू एज बिजनेसेस से खेलूंगा। गोल्ड हम पोर्टफोलियोज में अपने एसेट एलोकेशन में क्लाइंट्स को 5 से 7% बोल रहे हैं रखने के लिए। ये हेज भी है और मुझे लगता है एक अच्छा करेक्शन भी आया था पीछे, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। और मैं ओवरऑल प्रेशियस मेटल्स के अलावा भी मुझे लगता है हमें कमोडिटी सुपर साइकिल में है, तो आप ओवरऑल कमोडिटी प्लेस अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा प्ले कमोडिटी का आपका होना चाहिए, चाहे वो कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, जो भी, क्योंकि जो एआई कैपेक्स है ये अगले साल भी $800-900 बिलियन की बात हो रही है। तो ये मैसिव स्ट्रेन कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज पे, एनर्जी पे, मेटल्स पे। तो मुझे लगता है और सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है, तो मुझे लगता है ओवरऑल कमोडिटी को लेके आपको थोड़ा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। शुक्रिया गुरमीत, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे और सभी स्टॉक्स पे भी अपना राय रखी, गोल्ड पे राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। मार्केट्स एट डे लो 24,126 और यस हम दिन के सबसे नीचे स्तरों पर। निफ्टी बैंक तो फिर भी ठीक ठाक है, बट निफ्टी IT अब 200 अंक का गोता लगाता हुआ। नो डाउट अबाउट दैट कि आपके इस माहौल में कुछ प्रश्न होंगे ट्रेड से संबंधित और
इन्वेस्टमेंट कॉल से संबंधित। एक छोटे से अंतराल के बाद शेयर का संभालेंगे टेरेस हॉटलाइन की। मुझे दीजिए आज्ञा, 12 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी फ्यूचर एक्सप्रेस में। तब तक के लिए नमस्कार।